से पता था एक मामूली सा दिखने वाला लड़का इस जेल का पूरा नक्शा बदल देगा। कहानी की शुरुआत रिकी नाम के लड़के से होती है जिसे 10 साल की सजा के लिए यहाँ लाया जा रहा है। अगर यह कोई आम जेल होती तो शायद उसके लिए यह 10 साल आसानी से कट जाते, मगर ये फ्यूचर की जेल है। सन 2030 के बाद दुनिया भर की सरकारों ने सभी जेलों को प्राइवेट कर दिया था। मतलब इन 4 दीवारों में वार्डन का अपना ही कानून चलता है। ये पैसों के भूखे लोग इन कैदियों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी जेल में किसने कदम रखा है। कैदियों से भरी एक वैन जेल के मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन में आती है। बाकी जेलों की तरह यह भी एक प्राइवेट जेल है जहां एक एक करके सभी कैदियों को अपना नाम और गुनाह कबूल करना था। हालांकि तभी उनमें से एक कैदी एटीट्यूड में खड़ा रहता है। उसका नाम है रिकी, जिसे मर्डर के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गार्ड के ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए वो सीधा मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, मगर तभी डिटेक्टर से आवाजें आने लगी। ये देखकर गार्ड्स को उस पर शक हो गया, लेकिन एक्सरे में जो सामने आया उसे देखकर सब हके बक्के रह गए। पता चला कि रिकी की छाती में 5 गोलियां फंसी हुई थीं। गार्ड ने कहा, तुमने इन्हें निकलवाया क्यों नहीं? जिस पर रिकी ने जवाब दिया, मैंने इन्हें याद के तौर पर रखा है। साफ समझ आ रहा था कि रिकी कोई आम इंसान नहीं है। उसके अंदर दर्द सहने की असहनीय शक्ति थी। यह जेल 4 हिस्सों में बंटी हुई है, जहां हर ब्लॉक का अपना एक बॉस है जिन्हें वार्डन ने खुद चुना है। वार्डन इस जेल का सबसे पावरफुल आदमी है, जिसके बाद असिस्टेंट वार्डन आता है जो उसके गैर मौजूदगी में पूरे जेल को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसकी टॉय ट्रेन तोड़ दी जो उसने बड़ी मेहनत से अपने बेटे के लिए बनाई थी। बाकी सभी कैदी बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। दरअसल इस बूढ़े आदमी की कुछ ही दिनों में बेल होने वाली थी, मगर जेल के कैप्टन का राइट हैंड सैमुएल उसके पास आता है और कहता है, जब तक मैं न चाहूं तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनते ही बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन एक वुड स्लाइसर उठाकर उस पर हमला कर देता है, पर सैमुएल ने बड़ी आसानी से उसे रोक लिया और उसी पल स्लाइसर से उसका मुंह बेरहमी से छील दिया। जिसके बाद उसकी चीखें सुनकर गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्होंने सैमुएल को जाने दिया। अब जैसे ही सैमुएल वहाँ से जाने लगा, रिकी ने उसके रास्ते में टांग अड़ा दी, जिससे वो कीलों के ऊपर जा गिरा। सैमुएल दर्द के मारे चीखने लगा, जिसके बाद उसके साथियों ने भी रिकी से पंगा नहीं लिया और चुपचाप वहाँ से निकल गए। बाद में पट्टियों से बंधे चेहरे के साथ सैमुएल रिकी से बदला लेने का प्लान बनाता है, जहाँ उसके साथी उसे सलाह देते हैं कि वो जोरो नाम के एक शक्तिशाली गुंडे को बुलाए जो बार बार रूल्स तोड़ने के कारण काल कोठरी में बंद रहता है। अगले दिन सैमुएल ने एक गार्ड को रिश्वत दी और कहा, जोरो को रिहा कर दो ताकि वह रिकी को मार सके। वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़े कैदी को एक गार्ड अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बेल को कैंसिल कर दिया गया है और तुम्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यह सुनकर वो बूढ़ा कैदी रोने लगा और उनसे रहम की भीख मांगी, पर किसी को उस पर तरस नहीं आया। उल्टा गार्ड्स ने उसे खूब मारा और चले गए। इन 4 दीवारों के बीच उसने अब जीने की उम्मीद खो दी। इस बेरहम सिस्टम से टूटकर आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। सभी कैदी दुखी होकर फुसफुसाते हैं कि उसकी सजा बहुत नाइंसाफी थी। असल में उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अस्पताल ले जाते समय गलती से किसी को गाड़ी से टक्कर मार दी थी। रिकी यह सारी बातें सुनता है और जेल के आंगन में जाकर बूढ़े कैदी को आखिरी विदाई देने के लिए आगे बढ़ता है। वह बूढ़े कैदी के शरीर से जंजीरें तोड़ देता है और अपने हाथों से मरम्मत की गई टॉय ट्रेन धीरे से उसके हाथों में रख देता है। अगली सुबह रिकी और सैमुएल नहा रहे थे, तभी अचानक वहाँ जोरो आ जाता है। इससे पहले कि रिकी कुछ समझ पाता, जोरो ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा जिससे वह दूर जा गिरा, पर रिकी तुरंत खड़ा हो जाता है और उसने बिना समय गवाए जोरो के पेट में पूरी जान लगा के पंच मारा, जिससे उसका पेट फट गया, जिससे वो तड़पने लगा। उसकी इतनी दर्दनाक मौत देखकर सैमुएल भी डर गया और उसने रिकी को मारने की कोशिश की, पर रिकी ने फौरन उसकी उंगलियां तोड़ दी। उनकी चीखें सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए, लेकिन तब तक रिकी ने सैमुएल का भी खेल खत्म कर दिया था। अब गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जा ही रहे थे कि नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन यकूजा वहाँ आ जाता है। रिकी की पावर से वो काफी इम्प्रेस हो गया था। उसने कहा, क्या तुम मेरी गैंग में आना चाहोगे? हालांकि रिकी ने साफ इनकार कर वहाँ से चला गया। जोरो के मुक्के से उसे अपने सीने में काफी दर्द महसूस होता है, जिसके बाद वो गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हम यंग रिकी को देखते हैं जो हाई स्कूल में पढ़ता था। एक दिन जब वह अपने माता पिता की कब्र के पास गया तो उसकी नजर एक अजनबी रहस्यमय आदमी पर पड़ी। रिकी को मालूम चला कि वो उसके अंकल हैं। उसके अंकल एक कराटे मास्टर हैं। रिकी ने उन्हें अपनी कुछ कराटे मूव्स दिखाई, मगर उसके अंकल ने एक ही पंच से रिकी को धूल चटा दी। उसी पल रिकी को एहसास हुआ कि वो अभी तैयार नहीं है और उसे एक महान फाइटर बनने के लिए काफी कुछ सीखना होगा। जिसके बाद उसके अंकल ने उसे सिखाया कि कैसे दिमाग और शक्ति पर काबू पाया जाता है। जल्दी ही रिकी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वह बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों से यूं ही तोड़ दिया करता था। अब कहानी प्रेजेंट में वापस आती है और हम देखते हैं कि रिकी को असिस्टेंट वार्डन शोगुन के सामने लाया गया है। वार्डन की पूरी टेबल खाने से सजी हुई थी। उसकी एक आंख नकली थी और एक हाथ में लोहे का हुक लगा हुआ था। उसने रिकी से
पूछा कि तुमने एक ड्रग डीलर को क्यों मारा और अनाथालय छोड़ने के बाद 2 साल तक क्या किया। जब रिकी कुछ भी बताने से मना कर देता है तो शोगुन उसे पास बुलाता है और बाहर से आई एक चिट्ठी दिखाता है। फिर उसने अपनी लोहे की हुक से रिकी के हाथ पर वार किया और उसके चेहरे पर कई मुक्के जड़े। उस चिट्ठी में रिकी की गर्लफ्रेंड की फोटो थी और शोगुन उसे मरोड़ दिया, जिसे देख रिकी का खून खौल उठा। वह डेस्क को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और साथ ही गार्ड्स को भी उठाकर फेंक देता है। फिर उसने हवा में उड़ती गोली को एक प्लेट की मदद से रोक लिया। रिकी चाहता तो उसी पल शोगुन को मार सकता था, लेकिन उसने उसे जाने दिया। वह अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो उठाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात रिकी अपनी सेल में बैठा उन दिनों को याद करता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड सोनम के साथ हंसी खुशी जीवन गुजार रहा था। वो अपनी बांसुरी निकालता है और एक धुन बजाने लगता है। अगली सुबह शैमोल के आदमियों को अब बिना अपने बॉस के जीना पड़ रहा था। इसी का फायदा उठाकर कुछ कैदी बगावत पर उतर गए। तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन यकूजा बीच में आकर उसे बचा लेता है। हालांकि उनमें से एक कैदी एंड्रयू गुस्से में आकर यकूजा को बीच से हटने को बोलता है। कैप्टन को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे वहीं जान से मार देता है। इससे पहले कि सिचुएशन और बिगड़ती असिस्टेंट वार्डन शोगुन वहाँ आ जाता है और एंड्रयू को अपने लोहे के हुक से पकड़ लेता है। वह रिकी को सबक सिखाना चाहता है और यकूजा को चाकू देकर उसे आदेश देता है कि जाओ मेरे शेर रिकी का खेल खत्म कर दो। जिसके बाद यकूजा ग्राउंड में आकर रिकी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। उसने एंड्रयू को एक बड़े से क्रॉस के बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि उसकी हालत देखकर कोई भी उसकी तरह बगावत करने की हिम्मत न करे। अब मौका मिलते ही यकूजा रिकी पर टूट पड़ा। उसने रिकी के आंखों के सामने कांच के टुकड़े फेंक दिए, जिससे उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर सभी कैदी रिकी का हौसला बढ़ाने लगे। जिसके बाद रिकी किसी तरह पाइपलाइन तोड़कर अपनी आंखें साफ कर लेता है। यकूजा ने जैसे ही उस पर हमला करना चाहा, रिकी ने उसके सिर पर इतनी जोर से पंच मारी कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। फिर उसके बाद रिकी एंड्रू को उस क्रॉस से नीचे उतारता है, पर अफसोस तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब अपने साथी को मरता देख सारे कैदी मिलकर वार्डन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने झुंड बनाकर शोगुन को मारना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सारे ब्लॉक के कैप्टन वहां वार्डन की सुरक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। मगर रिकी अब और खून नहीं बहाना चाहता था, इसलिए उसने एंड्रू की बॉडी को अपने कंधे पर उठाया और वहां से जाने लगा। शोगुन ने रिकी से पूछा, क्या तुम नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन बनना चाहोगे? लेकिन रिकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान तो एक छोटे बच्चे पर था। एलन यकूजा का गोद लिया बेटा था, जो अपने पिता की मौत से काफी दुखी था। इसके थोड़ी देर बाद रिकी उसके पास जाकर एक पत्ते से संगीत बजाने का तरीका सिखाता है। हालांकि काफी कोशिश के बावजूद एलन आवाज नहीं निकाल पाता, जहां ये बात सामने आती है कि कैप्टन ने उसकी जीभ काट दी थी ताकि वह उनके राज किसी को न बता सके। एलन के दर्द से भावुक होकर रिकी उसे अपनी बांसुरी गिफ्ट में दे देता है, जिसे खुश होकर एलन उसे ओपियम का प्लांट रिटर्न में देता है, जो उसे साउथ ब्लॉक के कैप्टन ने दिया था। यह देखकर रिकी दंग रह जाता है। दरअसल जेल के अंदर कैप्टन्स एक गैर कानूनी ओपियम ड्रग्स का बिजनेस रन कर रहे थे। इसी बीच हम तीनों कैप्टन की मीटिंग देखते हैं, जहां वो लोग एलन की गद्दारी से काफी गुस्से में थे, क्योंकि उसने रिकी के सामने उनकी पोल खोल दी थी। पर तभी वहां एलन भी आ जाता है, जिसे वो लोग रिकी के खिलाफ भड़काते हैं और उसके साथ रहने से मना कर देते हैं। फिर जब वो नहीं मानता है तो वे बेरहमी से एलन की हत्या कर उसके बॉडी को जेल के आंगन में फेंक देते हैं, ताकि आगे से कोई भी गद्दारी करने की हिम्मत न करे। एलन की मौत से बुरी तरह टूटकर रिकी गुस्से में अपनी बांसुरी तोड़ देता है। एक बेकसूर की मौत का बदला लेने के लिए अब वो आग में जल रहा था। कुछ देर बाद फायर अलार्म की आवाज से पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। साउथ ब्लॉक की कैप्टन रियू देखती है कि रिकी ने पूरे ओपियम फार्म को जलाकर राख कर दिया था। अपनी सालों की मेहनत को ऐसे बर्बाद होता देख रियू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रिकी के वीक पॉइंट पर अटैक किया, जिससे वो दूर जा गिरा। अब रिकी की मौत पक्की थी। वहीं दूसरी तरफ शोगुन को पता चलता है कि कल वार्डन यहाँ आने वाला है। ये खबर सुनते ही उसकी पैंट गीली हो गई, क्योंकि वार्डन बहुत ही खतरनाक इंसान था। इधर रिकी को तीनों कैप्टन मिलकर बहुत गंदी तरह मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी पल वो हार मान लेगा। मगर तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि जो भी कैदी अपने सेल में वापस नहीं जाएगा, उसे गोली मार दी जाएगी। यह कहते ही गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। अब किसी तरह रिकी अपनी जान बचाकर एक कमरे में पहुंचा, लेकिन तभी अचानक पूरा कमरा सीमेंट से भरने लगा। रिकी अपने ताकत से लोहे के गेट तोड़कर बाहर आ जाता है और इस तरह उसने हिरोशी की भी जान बचा ली। उसे जिंदा देखकर वार्डन ने उससे कहा कि तू फिर जिंदा बच गया। इसके बाद रिकी की बॉडी पर लगा सीमेंट सूख जाता है और वो हिल तक नहीं पा रहा था। शोगुन ने कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, वार्डन के आने के पहले सब कुछ सही करना पड़ेगा। अगली सुबह सभी गार्ड्स वार्डन के स्वागत के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वार्डन अपनी गाड़ी
गाड़ी से वहाँ पहुँच जाता है। वार्डन के साथ उसका हरामखोर बेटा भी आया था जो मस्ती करते हुए कारपेट पर फिसल जाता है। वार्डन ने गुस्से में पूछा, ये कारपेट किसने बिछाया? शोगुन ने तुरंत एक कैदी को पकड़ा और झूठ बोल दिया कि इसने ही बिछाया था सर। अब बिना समय गंवाए वार्डन ने तुरंत उस बेचारे की आंखें फोड़ दी। इसके बाद वार्डन ने शोगुन से पूछा, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ था? जिस पर उसने जवाब दिया, कुछ कैदी बगावत पर उतर आए थे, इसलिए हमें उनमें से कुछ को मारना पड़ा। लेकिन जब वार्डन को मालूम पड़ा कि उसकी ओपियम की खेत जलकर राख हो चुकी है तो उसे दिल का दौरा पड़ गया। अब शोगुन ने उसे जल्दी दवा दी जिससे उसकी जान तो बच गई, पर उसका गुस्सा तो रिकी के मौत के साथ ही शांत होगा। वहीं रिकी ने जैसे ही वार्डन को उसके पास आते देखा, उसने तुरंत सीमेंट की लेयर को तोड़कर उसकी गर्दन पकड़ ली, पर तभी हिरोशी भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद उसने रिकी के हाथों को जेल के सलाखों में फंसा दिया और फिर मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। इसके बावजूद रिकी हार नहीं मानता और हिरोशी के फेस पर खतरनाक पंच मारता है, जिसे देख वार्डन घबरा जाता है और उसने फौरन एक बटन दबाया जिससे जेल की छत नीचे आने लगी। रिकी ने उस हाइड्रोलिक प्रेस को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर तभी वार्डन ने उस पर बेरहमी से 1000 वोल्ट का झटका दे दिया, जिससे रिकी कमजोर होकर नीचे गिर पड़ा। रिकी को मारने के चक्कर में वो ये भूल ही गए थे कि हिरोशी अभी अंदर फंसा हुआ था। अपने साथ ये धोखा होते देख हिरोशी ने रिकी की मदद की और उसे अपनी जान बचाने को कहा। इस मौके को रिकी हाथ से जाने नहीं देता है और कूद कर बच जाता है, पर बदकिस्मती से हिरोशी समय रहते बाहर नहीं आ सका। अब दुख और गुस्से से भरा रिकी जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वार्डन ने एक बटन दबाया और रिकी सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद रिकी को जंजीरों में बांधकर सभी कैदियों के सामने लाया जाता है। वार्डन ने उन्हें ऑर्डर दिया कि सभी बारी बारी रिकी को दफनाना शुरू करें। हालांकि उनमें से कुछ कैदियों ने कहा, हम रिकी को मारने में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो वार्डन ने तुरंत उन्हें शूट करने का ऑर्डर दे दिया, जिससे डरकर सभी कैदी रिकी को एक एक करके दफनाने लगते हैं। वार्डन ने कहा, हम इसे 7 दिन तक मिट्टी के अंदर रखेंगे और अगर ये जिंदा बच गया तो हम इसे आजाद कर देंगे। सांस लेने के लिए उन्होंने रिकी के मुंह के पास पाइप लगाई और उसे मिट्टी में दफनाकर छोड़ दिया गया। सभी कैदी बस रिकी के बारे में ही बात कर रहे थे। सब मान चुके थे कि रिकी अब मर चुका होगा, पर तभी एक धुन सुनाई देती है जिसे रिकी अपने मुंह से बजा रहा था। उसे जिंदा पाकर सभी कैदी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन किससे पता था कि ये खुशी बस कुछ पल की ही मेहमान है। दरअसल रियू ने एक पत्थर का टुकड़ा रिकी के पाइप में डाल दिया जिससे उसे ऑक्सीजन न मिल सके, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम रिकी की गर्लफ्रेंड सोनम को देखते हैं। अब यहाँ ये राज सामने आता है कि आखिर क्यों रिकी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल एक दिन सोनम ने कुछ लोगों को ड्रग्स लेते हुए देख लिया, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक होटल में ले गए जहां वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, पर अपनी जान बचाने के लिए सोनम ने बिना सोचे खिड़की से जंप लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब जब रिकी को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में उस ड्रग डीलर के पास गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस बीच उसे काफी गोलियां भी लग गई थी, जिसे उसने आज तक अपने सीने में यादों के तौर पर रखा है। अब देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं और अब समय आ चुका था कि रिकी की बॉडी को बाहर निकाला जाए। हालांकि जैसे ही जेसीबी द्वारा रिकी को बाहर निकाला गया तो उन्होंने पाया कि उसकी सांसें तो अभी भी चल रही थीं। इसे देख वार्डन समझ जाता है कि रिकी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उससे दोस्ती करने में ही उनकी भलाई है। जिसके बाद वो उसे एक काल कोठरी में ले गए जहां उसे एक अनोखे प्रकार के केज के बीच डाल दिया गया था, जिससे वो अपनी पावर्स का यूज न कर सके। वार्डन ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां आई कैसे? बताओ, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। पर रिकी ने अपना मुंह नहीं खोला, जिसके बाद रियू ने कुछ ब्लेड्स रिकी के मुंह में डाल दिए और उसे बांधकर एक के बाद एक कई तमाचे मारे। हालांकि इतने टॉर्चर के बाद भी रिकी बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं था। अब थक हार कर वो लोग उसे एक सेल में फेंक देते हैं जहां भूख और प्यास से उसकी मौत पक्की थी। मगर उसी रात एक कैदी चोरी छुपे उसके लिए खाना लेकर आता है, जिससे रिकी की जान तो बच गई, पर इसकी खबर असिस्टेंट वार्डन को लग गई थी। जिसके बाद वो उस कैदी के सेल में गया और उसे बेरहमी से घसीटता हुआ रिकी के पास लाया। अब जैसे ही रिकी को मालूम चला कि जिसने रात को उसे खाना दिया था उसकी मौत हो चुकी है, तो उसने शोगुन की जमकर धुलाई की, मगर बाकी कैदियों ने उसे घेर लिया और उसे खूब मारा। अब देखते ही देखते गार्ड्स और कैदी